तो दोस्तों, आज हम आपको ऊर्जा के स्रोत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में समझाएंगे। देखते हैं ऊर्जा का उत्तम स्रोत किसे कहते हैं। दोस्तों, क्या है ऊर्जा का उत्तम स्रोत? सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान अधिक कार्य करे। समझे? प्रति एकांक आयतन, प्रति एकांक जो उसका द्रव्यमान हो, अधिक कार्य करे, आसानी से आप उसको प्राप्त कर सकें, उसको रखने, उसको ले जाने में आसानी हो, सुविधा हो, सस्ता होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब आप उसको जलाएं तो प्रदूषण ना फैलाएं। उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? निम्नलिखित गुण होने चाहिए। जब आप उसको जलाएं या दहन करें तो प्रति एकांक द्रव्यमान से उसकी ऊष्मा अधिक निकलनी चाहिए। यह आसानी से बताया, सभी को आसानी से प्राप्त होना चाहिए, सस्ते दरों में प्राप्त होना चाहिए, वही उत्तम ईंधन होता है। जलने पर धुआं हुआ अत्यधिक ना करें और उसका ज्वलन ताप उच्च हो, उपयुक्त हो और उसमें मान भी अधिक हो। यदि आप अपने भोजन गर्म करने के लिए किसी भी ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं तो आप किसका उपयोग करेंगे? आप कोयला को जलाएं, लकड़ी जलाएं, लेकिन सबसे अच्छा किसका उपयोग करेंगे भोजन गर्म करने के लिए? एलपीजी का करते हैं, विद्युत उपकरण का उपयोग करते हैं। क्या होता है इसमें? अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, जलाने से धुआं नहीं निकलता, आसानी से सभी को उपलब्ध है। आप इसको किसी भी स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी समय प्रयोग कर सकते हैं। सस्ता है, आसानी से रख सकते हैं, ले जा सकते हैं और वांछित ऊर्जा आवश्यकता अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। जीवाश्म ईंधन की हानियाँ क्या हैं दोस्तों? जीवाश्म ईंधन बनने में करोड़ों वर्ष लगते हैं और उनके जो भंडारण है वो सीमित है। ये ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं जो ख़त्म हो जाएंगे। जलाने से इनमें वायु प्रदूषण होता है और जब जलाते हैं तो कार्बन की मात्रा बढ़ती है और ग्रीन हाउस प्रभाव पड़ता है। हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के ध्यान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम जो जीवाश्मी ईंधन का उपयोग करते हैं वो अनवीकरणीय स्रोत हैं। हमें इन्हें बचाने की आवश्यकता है, हमेशा फालतू में यूज़ नहीं करना है इनकी। पृथ्वी के अंदर कोयले, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि सीमित मात्रा में ही है। यदि हम इनका बिना किसी मतलब के यूज़ करते रहेंगे तो जल्दी समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए हमें अपने वैकल्पिक स्रोतों को ध्यान देना चाहिए। सौर कुकर के लिए दर्पण, अवतल, उत्तल, समतल कौन सा उपयुक्त है? कि जो सौर कुकर है उसके लिए अवतल दर्पण उपयुक्त है। अवतल दर्पण क्योंकि यह एक अभिसारी दर्पण है जो सूर्य की किरणों को अपने एक बिंदु पर फोकसित करता है, तो उसके एक बिंदु पर फूल पड़ने पड़ती हैं। इसके कारण इसका ताप और बढ़ जाता है। तभी कौन सा दर्पण यूज करेंगे दोस्तों? अवतल दर्पण। याद रखिएगा। महासागरों से प्राप्त होने वाली ऊर्जाओं की क्या सीमाएं हैं? निम्नलिखित सीमाएं देखिए। जो उसमें तरंग ऊर्जा के व्यापारिक उपयोग है, इसमें तरंगों का अत्यंत प्रबल होना आवश्यक है। महासागर में ऐसे नहीं धीमे धीमे बह रही है, वो नहीं, तेज तरंगें हैं, तब प्रबल होना आवश्यक है। और दोस्तों, जो बीच में लाइन आ गई है, गायब करते हैं इसको। ये देखिए, कर दिया। और क्या है? ज्वार भाग्य के समय जल के स्तर बढ़ने तथा गिरने से ज्वारीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपको से ज्वारीय ऊर्जा पूछी जाए तो बता सकते हैं ज्वार भाग्य के समय जल के स्तर पर चढ़ने तथा गिराने से ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है। और बांध के द्वारा पर स्थित टरबाइन ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। परंतु ये बांध केवल कुछ ही क्षेत्रों में सफल हो पाए, सभी क्षेत्रों में दोस्तों नहीं व्यवस्था हो पाई है, कुछ ही क्षेत्रों में। और क्या है? ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण की लागत बहुत अधिक है, तन का ऊर्जा उत्पादन कम होता है। भूतापीय ऊर्जा कहते हैं, भूमि के ताप की ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। जब भूमिगत जल तप्त स्थलों के संपर्क में आता है तो भाप उत्पन्न होती है, और जब भाप चट्टानों के बीच फंस जाती है तो उसका दबाव बढ़ जाता है। यही दबाव जो बढ़ जाता है जब उच्च दाब पर भाप पाइपों द्वारा निकाल ली जाती है। जो यह भाप आपके विद्युत जनरेटर के टरबाइन को घुमा देती है और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है। इन तप्त स्थलों से प्राप्त होने वाली ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। देखिए दोस्तों, आपकी भूमि बहुत गर्म हो गई है, जब भूमि का जल उसमें पड़ा तो क्या वो भाप बनी, भाप क्या हुई? चट्टानों के बीच में फंस गई, चट्टानों के बीच में क्या हुई? गैस बन गई। और गैस में आज के वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा हमने क्या किया? उस गैस को पाइपों के द्वारा निकाल लिया, और यही जो गैस पाइपों द्वारा निकालेगी तो उसको हमने विद्युत जनरेटर के टरबाइन के ऊपर प्रेशर कर दिया, पिंच कर दिया, जिससे क्या हुई? टरबाइन घूमी और उस कारण से उस क्रिया से सिस्टम फिट कर रखा था, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो गई।
और जो इस प्रकार की विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हुई है इसे ही भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा क्या है, का महत्व क्या है? नाभिकीय ऊर्जा से उत्पन्न ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। इस प्रक्रिया के द्वारा अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है और यह इस ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। क्या कोई ऊर्जा स्रोत प्रदूषण मुक्त हो सकता है? क्यों अथवा क्यों नहीं? नहीं हो सकता। ऐसा कोई ऊर्जा का स्रोत नहीं है जो प्रदूषण मुक्त हो। लेकिन सौर सेल हालांकि प्रदूषण मुक्त है, परंतु उस युक्ति को जुटाने में हमें पर्यावरण क्षतिग्रस्त हो सकता है। रॉकेट ईंधन के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जा रहा है। क्या आप इसे सीएनजी की तुलना में अत्यधिक स्वच्छ मानते हैं? क्यों अथवा क्यों नहीं? हाइड्रोजन एक स्वच्छ ईंधन है क्योंकि CO2 उत्पन्न नहीं करता, उनके दहन होने पर जल उत्पन्न करता है, अतः प्रदूषण नहीं फैलता। उन्हीं दो स्रोतों के नाम बताइए जो नवीकरणीय है। अब चयन कर लीजिए। हमने पवन ऊर्जा को और जल विद्युत ऊर्जा को चयन किया। पवन ऊर्जा क्या है? कहीं पे भी लगा दीजिए, हवा बहती हो। पवनों से ऊर्जा उन्हीं जगहों पाई जाती है जहाँ वर्षा के समय तेज गति से पवनें चलती हूँ। टरबाइनों की गति के लिए पवनों की न्यूनतम चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होनी चाहिए। देखिए भैया, हमने भी कई जगह लगी देखी है पवन चक्कियाँ। न्यूनतम चाल याद रखिएगा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होनी चाहिए, इससे अधिक पवनों की गति। और उपयोग के लिए संचायक सेलों की भी सुविधा होनी चाहिए जो स्टोर कर सकें। जल विद्युत ऊर्जा क्या है? ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं। जल विद्युत जल से उत्पन्न होती है, नाम ही है, और लागत बहुत महंगी हो जाती है, डैम बनाने पड़ते हैं। ऐसे दो ऊर्जा स्रोतों के नाम बताइए जिन्हें आप समाप्त मानते हैं। चयन कर लीजिए। कोयला पेट्रोलियम जो समापन के योग्य है, भंडारण प्रक्रिया में सीमित है, एक न एक दिन अवश्य खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनके निर्मित होने में करोड़ों वर्ष का समय लगता है, पुनः निर्मित करना असंभव है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? धूप वाले दिन नहीं कर सकते, बादलों वाले दिन नहीं कर सकते, गर्म दिन नहीं कर सकते, पवनों वाले दिन नहीं कर सकते। किस दिन नहीं कर सकते? या जब बादल आ जाएंगे तो कहाँ का सूर्य नहीं निकलेगा, बादलों वाले दिन। निम्नलिखित में कौन सी जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। नाभिकीय ऊर्जा भैया, लकड़ी भी वही है, गोबर भी वही है, कोयला भी वही है, तो नाभिकीय ऊर्जा है। इतने स्रोत हम उपयोग में लाते हैं, उनमें से अंतकाश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता, मतलब नहीं निकलता? नाभिकीय ऊर्जा। भूतापीय और पवन तो निकल ही रहे। सौर ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन तथा सूर्य की तुलना कीजिए और उनमें अंतर लिखिए। जीवाश्म ईंधन क्या है? ये समापन के योग मतलब खत्म होने वाले हैं, बहुत महंगे हैं और ग्रीन हाउस को भी प्रभावित करते हैं। सूर्य समापन योग नहीं है, 10 बार जन्म ले लोगे तब भी नहीं खत्म होगा। ऊर्जा के सस्ते स्रोत हैं और यह उपकरण स्वच्छ तथा अच्छा है। जैव मात्रा तथा ऊर्जा स्रोत। जैव मात्रा क्या है? ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं, इनकी लागत ज़्यादा नहीं है, बायोगैस की उत्पत्ति के कारक है। पवनों से ऊर्जा उन्हीं जगहों में पाई जाती है जहां वर्षा के समय तेज गति से पवनें चलती हैं। पवनें बता दें। टरबाइनों की गति के लिए पवनों की न्यूनतम चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होनी चाहिए। इनके उपयोग के लिए आपके पास संचायक सेल होने चाहिए। तरंगें क्या है? तरंगों से उत्पन्न ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए तरंगों का प्रबल होना आवश्यक है। इसका उपयोग करते समय एक समान विद्युत शक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती और इसके लिए आवश्यक उपकरण महंगे हैं। ज्वार भाटा। इस तरह की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बांध का निर्माण करना आवश्यक है, पहले बता चुके हैं हम आपको। ज्वार भाटे से उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग सीमित है और उसके निर्माण के जमीन की लागत अधिक है। ऊर्जा के आदर्श स्रोत हो चुका है। सौर कुकर बता ही चुके हैं। सौर कुकर की हानियाँ, सूर्य ना निकले तो दिक्कत है, पकाने में अधिक समय लगता है। ठीक है दोस्तों, आज हमने आपको ऊर्जा के छोटा सा चैप्टर समझाया है। हमारे साथ आप बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।